नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आधा अक्टूबर बीत गया है, मौसम धीरे धीरे बदलने लगा है, लेकिन सियासत का पारा चढ़ने लगा है। फोकस में गुजरात है क्योंकि यह नरेंद्र मोदी का होम स्टेट है, प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल पावर हाउस गुजरात। क्या यहां किसी और पार्टी का, किसी और नेता का सिक्का जमेगा? मोदी के सियासी दुश्मन पूरी तैयारी करके आए हैं। सवाल है कि मोदी क्या कर रहे हैं। आज मोदी टीवी पर आए और 30 मिनट तक बोले। आधे घंटे में मोदी ने एक बार भी गुजरात का नाम नहीं लिया। आप भी सोचेंगे आखिर ऐसा क्यों? हम बताते हैं। मोदी अलग तरह से सोचने वाले नेता हैं। वो बड़ा घेरा बनाकर चलते हैं। मोदी बड़े कैनवास को देखते हैं। प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल थिंकिंग गुजरात कैसे जीतेगी, इस रिपोर्ट से आपको पूरी बात समझ में आएगी। नरेंद्र मोदी ने नया रास्ता बनाया है। प्रधानमंत्री ने नई दुनिया में नया दरवाजा खोला है। साथियों, हम सामान्य मानवी के जीवन स्तर को बदलने का संकल्प लेकर के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारा संकल्प है व्यवस्थाओं में सुधार का। हमारा संकल्प है पारदर्शिता लाने का। हमारा संकल्प है आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का। पूरी तैयारी करने के बाद, पूरा होमवर्क करने के बाद मोदी ने कदम बढ़ाया है। संकल्प एक है, लक्ष्य एक है, प्रधानमंत्री का इरादा नेक है। चुनाव का नगाड़ा बज चुका है, प्रचार का रथ सज चुका है, सेना आमने सामने खड़ी हो गई है। आपको लगता होगा कि ऐसे समय में नरेंद्र मोदी ने डिजिटल बैंकिंग वाला प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया? मोदी को इससे क्या फायदा? प्रधानमंत्री को गौर से सुनेंगे तो इन सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को एम्पावर करना है, उसे पावरफुल बनाना है। इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली। सामान्य मानवी, आखिरी आदमी, गरीब आदमी, महिला, किसान, मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, आत्मनिर्भर, गुड गवर्नेंस, ईज ऑफ लिविंग, जन धन, आधार, संभावनाएं, भागीदारी, इंक्लूजन, तकनीक, संकल्प, लक्ष्य, सुविधा, प्रगति। हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति। प्रधानमंत्री के 30 मिनट के राष्ट्रीय संबोधन में इनका जिक्र बार बार आया। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिछले 8 साल में मोदी ने हिंदुस्तान में एक नया वोट बैंक बनाया है। जाति से अलग, धर्म से अलग, क्षेत्र से अलग, रीति रिवाज से अलग। ये मोदी का वोट बैंक है, जिसे उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद लाभार्थी वोट बैंक कहा जाने लगा है। ये मोदी का अपना वोट बैंक है। प्रधानमंत्री उसकी केयर कर रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा, करप्शन की खबरें अब कम आती हैं, घोटाले की हेडलाइन अब कम छपती है, बिचौलिया कल्चर कम हुई है। बैंक अकाउंट होने की वजह से नरेंद्र मोदी दिल्ली से जो पैसा भेजते हैं वो लाभार्थियों के डायरेक्ट खाते में पहुंचता है। पैसा अब घिसता नहीं। मोदी अगर 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया ही लाभार्थी के खाते में पहुंच जाता है। जन धन खाता से फाइनेंशियल इंक्लूजन, आधार नंबर से करप्शन पर चोट, JAM ट्रिनिटी से
बिचौलिया कल्चर खत्म, गांव-गांव तक डिजिटल पेमेंट की सुविधा, पंचायतों तक ब्रॉडबैंड का नेटवर्क और अब 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में अभी वक्त है, लेकिन यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट में भारत पहले से नंबर 1 हो गया है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के मामले में अमेरिका और चीन भी इंडिया से पीछे हैं। डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल इंक्लूजन के जरिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF भी मोदी की तारीफ कर चुका है। बैंक अकाउंट होने की वजह से गरीब लाभार्थियों तक सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचा। बैंक खातों के जरिए ही गरीबों को घर बनाना हो, शौचालय बनाना हो, गैस की सब्सिडी प्राप्त करना हो, उनको सीधे उनके खाते में दिया जा सका। किसानों को भी तमाम सरकारी योजनाओं से मिलने वाली मदद बैंक खातों की वजह से उन तक आसानी से पहुंचाई जा सकी। और जब कोरोना महामारी का दौर आया, तब सीधे गरीब के बैंक अकाउंट में, माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाया गया। अभी अभी IMF ने भारत के डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसका श्रेय भारत के गरीबों, भारत के किसानों और भारत के मजदूरों को जाता है, जिन्होंने नई तकनीकों को हिम्मत के साथ, समझ के साथ अपनाया, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। साथियों, वित्तीय भागीदारी जब डिजिटल भागीदारी से जुड़ जाती है, तो संभावनाओं का एक नया विश्व खुलने लग जाता है। ये तो है मोदी की तैयारी। अब आपको दिखाते हैं मोदी की पार्टी ने क्या तैयारी की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में रैली की। रामलीला मैदान में बीजेपी के हर बूथ से 5 कार्यकर्ता बुलाए गए और पार्टी ने इन्हें पंच परमेश्वर सम्मेलन का नाम दिया। अरविंद केजरीवाल से लड़ाई गुजरात में है, बीजेपी उनको दिल्ली में घेर रही है। घोटाले पे घोटाला किया। घोटाला क्या किया? घोटाला ये किया कि शराब के ठेकेदारों से 2% का कमीशन होता था, उस कमीशन को 12% कर दिया। जहां 400 करोड़ रुपए में कमीशन में जाता था, वहां 2400 करोड़ रुपए कमीशन में गए और उसमें से 6% किकबैक। नया इंतजाम, 12% दे दो, 6% ले लो। कमाई आम के आम, गुठली के दाम। कांग्रेस पार्टी कमीशन के लिए जानी जाती थी, लेकिन इन्होंने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में एनसीडी के चुनाव होने वाले हैं, गुजरात में विधानसभा के चुनाव हैं। मोदी की पार्टी ने वहां फुल फोर्स लगाया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात की पिच तैयार कर दी है। मोदी की टीम उस पिच पर बैटिंग के लिए उतरी है। बीजेपी 4 गुजरात गौरव यात्रा और 1 आदिवासी गौरव यात्रा निकाल रही है। झांझारका के संत सवैयानाथ जी से सोमनाथ तक 750 किलोमीटर, श्री कृष्ण नगरी द्वारका से पोरबंदर तक 876 किलोमीटर, मेहसाणा के बहुचरा माता मंदिर से कच्छ की माता नोमाध मंदिर तक 1730 किलोमीटर, नवसारी के उनाई से फगवेल खेड़ा तक 980 किलोमीटर, उनाई से ही बनासकांठा के अंबाजी मंदिर तक 1057 किलोमीटर की आदिवासी गौरव यात्रा। इन यात्राओं के जरिए बीजेपी 144 कंस्टिट्यूएंसीज को कवर कर रही है।
5 यात्राओं में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कुल मिलाकर 5,393 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। गौरव यात्रा के जरिए बीजेपी मोदी के गुजरात मॉडल को गांव-गांव तक ले जा रही है। इन यात्राओं में दिल्ली वाले नेता नहीं हैं। इन यात्राओं को गुजरात के लोकल लीडर लीड कर रहे हैं। ये तो हुई बीजेपी की तैयारी। गुजरात के पॉलिटिकल थिएटर में बीजेपी लीड रोल में है, संघ सपोर्टिंग रोल में है। संघ ने गुजरात को 2 हिस्सों में बांटकर स्वयंसेवकों को उतारा है। एक सेंटर अहमदाबाद में है और दूसरा सेंटर सौराष्ट्र के राजकोट में। संघ ने हर विधानसभा में 30-40 स्वयंसेवकों को दायित्व दिया है। पूरे गुजरात में लगभग 6,000 स्वयंसेवक काम में लगे हैं। पुराने वरिष्ठ लोगों को जोड़कर जनता को मोबिलाइज किया जा रहा है। असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को मनाने का काम भी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल गुजरात में दिल्ली मॉडल का प्रचार कर रहे हैं। अपने साथ वो कभी मनीष सिसोदिया को ले आते हैं तो कभी पंजाब के सीएम भगवंत मान को साथ रखते हैं और टारगेट हमेशा नरेंद्र मोदी को करते हैं। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, कहते हैं ना डबल इंजन। इस बार गुजरात को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया इंजन चाहिए। ये डबल इंजन पुराना हो गया, 40-50 साल पुराने हैं दोनों इंजन। इस बार नया इंजन, नई पार्टी, नए चेहरे, नया विचार, नई ऊर्जा, नया सवेरा। नई पार्टी को वोट दो, ट्राई करके देखो। एक बार ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता। एक बार ट्राई करके देखो, एक मौका देके देखो। एक मौका मांगने आया हूं। इन लोगों को तुमने 70 साल दे दिए, कांग्रेस को इतने साल दे दिए, 27 साल बीजेपी को। एक मौका केजरीवाल को देके देख लो। केजरीवाल ने पंजाब जीतने के अगले ही दिन 28 लोगों की टीम गुजरात भेज दी थी। आम आदमी पार्टी ने अपना नेक्स्ट पॉलिटिकल स्टॉपेज गुजरात डिसाइड किया है। गुजरात जीतकर केजरीवाल 24 में मोदी को टक्कर देना चाहते हैं, मगर क्या केजरीवाल ने इसके लिए तैयारी की है? आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक गुजरात के प्रभारी हैं। बूथ मैनेजमेंट का सारा काम संदीप पाठक ही देख रहे हैं। दिल्ली के आप विधायक गुलाब सिंह सह प्रभारी बनाए गए हैं। 1 महीना पहले राघव चड्ढा को भी सह प्रभारी बनाकर गुजरात भेजा गया। 1 अगस्त से केजरीवाल हर हफ्ते गुजरात जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया लगातार 6 दिन तक गुजरात में प्रचार कर चुके हैं। जिन इलाकों में बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं, वहां दिल्ली के विधायक संजीव झा, ऋतुराज झा को भेजा जाता है। पॉलिटिकल बज क्रिएट करने के लिए केजरीवाल कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि किसी तरह मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो जाएं, तो उसके लिए गुजरात में हवा बनाने का मामला सेट हो जाए। दिल्ली के शराब कांड में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया। आम आदमी पार्टी तभी से अरेस्ट का शोर मचा रही है। तो अब हम सब लोग समझ रहे हैं कि कल जो मनीष जी को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसका लेना देना एक्साइज से नहीं है। उसका मामला गुजरात चुनाव का है। गुजरात के अंदर गुजराती लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है गुजरात के अंदर। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, उनकी घबराहट हर जगह दिख रही है और आने वाले 1 महीने में मनीष सिसोदिया जी के जो कार्यक्रम लगे हुए हैं गुजरात चुनाव को लेके, गुजरात के अंदर प्रचार को लेके, उसको रोकने के लिए कल मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाएगा। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को गुजरात की फील्ड नहीं देना चाहती, इसलिए केजरीवाल को दिल्ली में ही घेरा जा रहा है। एमसीडी चुनाव तो बहाना है, बीजेपी का केजरीवाल पर निशाना है। आज 3 एमएलए और मिनिस्टर आज जेल में 3। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी जेल में एजेंसी के कारण नहीं है, जेल में कोर्ट के कारण है, कानून के कारण है। और कानून उनको राहत भी देने के लिए बैठा है, जाइए राहत लीजिए।
लेकिन राहत नहीं ले पाते। 5 एमएलए जेल जाके आए हैं और अब बेल पर हैं। ये आपका रिकॉर्ड है, 5 एमएलए जेल। ये हम तो स्वच्छ प्रशासन देंगे, हमारे एमएलए तो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे जो एकदम स्वच्छ होंगे। जेल और बेल के बीच में घूमने वाले एमएलए वो आज आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, ये हमको ध्यान में रखना। गुजरात में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मोदी का मुकाबला सिर्फ केजरीवाल से है। टीवी पर या सोशल मीडिया में जो दिख रहा है वही सच नहीं है। गुजरात में नंबर 1 की पार्टी बीजेपी है, उसके पास 99 विधायक हैं। नंबर 2 पर आप नहीं बल्कि कांग्रेस है, उसके पास 77 विधायक हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी गुजरात में अभी 0 पर है। 5 साल पहले हुए चुनाव में बीजेपी को 49.1% वोट मिले थे, कांग्रेस को 41.4% वोट मिले थे, आम आदमी पार्टी को 0.05% वोट मिले थे। कई लोगों को हैरानी हो रही है कि गुजरात में कांग्रेस लड़ क्यों नहीं रही। पिछली बार 41% से ज्यादा वोट पाने वाली कांग्रेस गुजरात में शांत क्यों है। असल में कांग्रेस स्ट्रेटजी बदल कर लड़ रही है। कांग्रेस गुजरात चुनाव को मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं बना रही। उसका पूरा कैंपेन लोकल मुद्दों पर तैयार किया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात जाएगी ही नहीं, गुजरात कांग्रेस अपनी यात्रा निकाल रही है। युवा कांग्रेस ने गुजरात में युवा परिवर्तन यात्रा निकाली। अहमदाबाद से उमरगांव का पहला फेज पूरा हुआ, दूसरा फेज सोमनाथ से सुई गांव तक होगा। लोकल नेताओं को 5-5 दिनों के लिए अपने इलाके में भेजा गया है। इसके अलावा 10 लाख आदिवासी घरों तक पहुंचने का कांग्रेस दावा कर रही है। गुजरात में अंदर खाने क्या चल रहा है, नरेंद्र मोदी ने उसे पकड़ लिया है। गुजरात ने बदनाम करवामां बाकी नहोતું રાખ્યું। કોર્ટ કચેરીઓનો પણ જઈને રોજ ગુજરાતને બદનામ કરવાના ખેલ ખલાતા હતા। પરંતુ ભાઈઓ બહેનો, સોનાની જેમ તપીને ગુજરાત સ્વર્ણની જેમ બહાર નીકળ્યું છે। ભાઈઓ, આ ગુજરાતની જનતાએ ધીરજપૂર્વક, ખંતપૂર્વક આ બધી બદનામીઓને મિટાવી દઈને આજે ચમકતું થઈ ગયું છે। વોટ માટે કેવા કેવા ખેલ ચાહતા હતા એની કોઈ સીમા નહોતી। ભાઈઓ બહેનો, એ બધા એમના ખેલ નકામા ગયા। તમે જોયું તો દરેક ચૂંટણીમાં મારા માટે એવા અપશબ્દો વપરાય, મોતના સોદાગરથી માણીને કશું બાકી ના રાખ્યું હોય। અને ગુજરાત દાંત ભીડીને કચકચાવીને જવાબ આપે તોય સુધરતા નહોતા। પણ આ વખતે हमने નવી ચાલ ચાલુ કરી છે। ભાઈઓ, આ એમની ચાલ સમજવાની જરૂર છે। તમે જોયું હશે, આ વખતે કોંગ્રેસ કોઈ સભાઓ નથી કરતી, કોઈ પ્રેસ કોન્ફરન્સ નથી કરતી, અને કરે તોય મોદી ઉપર હુમલો નથી કરતી, અપશબ્દોનો જરાય ઉપયોગ નથી કરતી। કારણ એણે એક નવી ચાલાકી કરી છે। એનાથી સતર્ક રહેવાની જરૂર છે। એણે શું કર્યું છે? બોલવું નહીં, હોબાળા કરવાની, ચૂપચાપ ખાટલા બેઠકો કરવી, ગામડે ગામડે બધા પોતાના લોકોને પહોંચાડી દેવા, રો કગળ કરવી, પગે લાગવું, બસ એક વખત મદદ કરો, એક વખત બધું જાત જાતનું બધું કરી રહ્યા છે। અને હોબાળા કરવાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે, ગાળો ભાંડવાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે, એ એમણે આઉટસોર્સ કરી દીધો છે, બીજાને આપી દીધો છે। આ કામ તમે કરો, આખું ગુજરાતનું વાતાવરણ ડોળો, હોબાળા કરો, ચીચિયારીઓ પાડે, ગંદુ બોલો, એ કામ એમને સોંપ્યું છે। અને ગામડામાં જઈને બેઠું કામ એમણે ચાલુ કર્યું છે। આ એની ચાલાકીઓને સમજજો ભાઈઓ, અને એમના આ ખેલ પણ આ ગુજરાતની જનતા પરાસ્ત કરશે એવો મને વિશ્વાસ છે। गुजरात में अभी चुनाव अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन पूरी संभावना यही है कि 8 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात का भी रिजल्ट आएगा। मोदी के राज्य में जब भी वोट पड़ेंगे, चुनाव का फेज तो प्रधानमंत्री ही होंगे। मोदी 2 दिनों के लिए गुजरात पहुंचने वाले हैं, यानी गुजरात का सियासी पारा अभी और चढ़ने वाला है।
अक्टूबर में सिर्फ सियासी घमासान ही नहीं, मौसम का कोहराम भी मचा हुआ है। यूपी के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ का असर हुआ है, जिनमें 18 जिलों में सबसे ज्यादा बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है। राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी ने पूर्वांचल और तराई में कहर मचा है, तो मऊ जिले में घाघरा नदी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। करीब 1500 गांव पानी में डूब गए हैं, सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी मदद का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन तबाही इतनी ज्यादा है कि मदद बहुत छोटी नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितनी मदद मिल रही है, यूपी में सैलाब की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इतना पानी आया कि तटबंध टूट गए। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नदी बह रही है, उसकी धारा देखिए कितनी तेज है, क्रॉस करना भी वो मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। खाना पीना कैसे बना पाते हैं? कहाँ इसमें कहाँ खाना पानी बन रहा है, इधर उधर कहीं ऊँच पाए बना खा लिए नहीं पड़े हैं सब। गांव में कितने ऐसे परिवार हैं, कितने घर हैं जो जिस तरह से फंसे हुए? 75%। इतना पानी आया कि गांव डूब गए। पीछे का जो इलाका है वहां पे अगर वाटर लेवल की बात करें तो यहां से कम 2-3 फुट ज्यादा है। सिर्फ इस दीवार की वजह से पानी बहुत कम और रिस्क के आ रहा है, और उसके बाद भी पानी किस रफ्तार में इस घर में एंटर कर रहा है वो आप देखिए। यहां से 1 इंच ऐसी जगह नहीं है जहां पे पानी ना हो। जो सामान घर में है वो किसी तरह से सोफे पे, बेड पे किसी तरह से रख के उसको बचाने की कोशिश की गई है। क्या बनाया है आप लोगों ने? क्या पानी रोकने की कोशिश देखिए? जिस तरह से पानी का स्तर बढ़ रहा है उस हिसाब से हम लोग अपना इसको ईंट और सीमेंट से इसको कर रहे हैं जी, ताकि पानी कम जाए, लेकिन फिर भी पानी इसके अंदर जा रहा है। सब देखिए धीरे धीरे पानी इसके अंदर जा रहा है। इतना पानी आया कि फसलें बह गई। कितना पानी है आपके गांव में? गांव में लगभग 7-7.5 फीट पानी है सीमान में, खेती में। अच्छा, अंदाजा था आप लोगों को कि इस बार पानी आएगा ज्यादा? अंदाजा तो नहीं था, लेकिन बांध टूटने की वजह से इतना पानी हुआ है। नल उल सब डूब गए है, नल उल सब डूब गए। वो आयला फिल्टर का पानी लगा है टंकी, वहीं से पानी ले जा पियल जाता है। खाना वाना बनाए पानी नहीं मिला है। घर में ना हले पानी भरा भागिन तक सामान ना निकाल मिला है। सामान भी नहीं निकाल पाया? नहीं। क्या कितना अनाज वनाज सब डूब गया? हाँ, अनाज अनाज सब। वो हुआ जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ। सैलाब ऐसा आया कि यूपी के 20 से ज्यादा जिलों के करीब 1500 गांव डूब गए। बूढ़ी राप्ती, घाघरा, रोहिन, शारदा और गंगा का पानी हदों को तोड़कर गांवों के भीतर घुस गया। सबसे ज्यादा रौद्र रूप धारण किया पूर्वांचल और तराई की 3 नदियों बूढ़ी राप्ती और घाघरा। राप्ती का पानी बूढ़ी राप्ती में मिल गया, घाघरा का पानी ओवरफ्लो हो गया। नतीजा ये हुआ कि बलरामपुर के 287 गांव, सिद्धार्थनगर के 129, गोरखपुर में 120, श्रावस्ती में 114, गोंडा में 110, बहराइच में 102, लखीमपुर खीरी में 86, बाराबंकी में 82 और मऊ के 33 गांव पानी में डूब गए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट के सूपा बक्सी गांव में हूं, और यहाँ पे आप देखिए कि बूढ़ी राप्ती नदी का कहर किस तरह से बरप रहा है। ये NH-28 है और इसकी दोनों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी हर जगह सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा, और पिछले 5 दिनों से लोग परेशान हैं। इस आसपास में जितने भी गांव हैं पूरी तरह से डूब गए हैं। गांव के नाम मैं बता दूं आपको, चबरताल, भड़ही, बलुआ, नगवा, सुपा राजा, ये आसपास जो गांव आपको नजर आ रहे हैं, यहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ नाव के जरिए ही लोग जा सकते हैं। पानी अगर बात करें, यहाँ तो 7 से 8 फुट पानी भरा हुआ है इस इलाके में। प्रशासन का ये कहना है कि बेशक पानी का स्तर अब कम होने की उम्मीद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग इन इलाकों में रहते हैं उनकी परेशानी कम नहीं होगी। 5 से 7 दिन का वक्त लग सकता है कम से कम जो ग्रामीण इलाका है, जो ऊंचे मकान है, वहां से पानी निकलने में। और इस दौरान लोग जो हैं वो छतों पे रहने के लिए मजबूर हैं, वहीं पे खाना बनाते हैं, वहीं पे रहते हैं। अक्टूबर के महीने में सावन भादो जैसा कहर, तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं मंजर कितना डरावना है। सिद्धार्थनगर जिले में
13 तारीख की सुबह बूढ़ी राप्ती नदी पर बंधे बांधों में बारिश के पानी के प्रेशर की वजह से 3 जगह से तटबंध टूट गए, जिसमें बांसी तहसील में भगवतापुर, इटवा तहसील में सुनौली और शोहरतगढ़ तहसील में नकाही में बूढ़ी राप्ती नदी का तटबंध टूट गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ की जो हालात है उसकी वजह क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं इस वक्त बूढ़ी राप्ती नदी के पास में हूं और ये तटबंध टूट जाने की वजह से पूरे बांसी तहसील में पानी फैल गया है और ये बताया जा रहा है कि इस बूढ़ी राप्ती नदी पे 3 जगह पे तटबंध टूटा है और ये नदी जो है पूरब से पश्चिम की दिशा में बह रही थी और इस तटबंध के टूटने के बाद अब देखिए उत्तर से दक्षिण दिशा में ये पानी जा रहा है और इस पूरे पानी की वजह से प्रशासन का ये कहना है कि इस पूरे तहसील में 50 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से जिनका संपर्क टूट गया है और लोगों के पास नाव के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। आसपास जो घर हैं वो भी एक तरह से डेंजरस घोषित कर दिए गए हैं, कब वो गिर जाएं वो उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ये बताया जा रहा है कि 1998 में जो बाढ़ यहाँ पे इस इलाके में आई थी उससे कहीं ज्यादा पानी इस बार आया है। पूरे आप बांसी तहसील में जहां पे आपकी नजर जाएगी हर जगह सिर्फ पानी पानी नजर आएगा। जो घर हैं वो कई घर ऐसे जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और मेन वजह जो है ये बूढ़ी राप्ती नदी के ऊपर में जो तटबंध टूटा है उसको बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जो राप्ती नदी है वो ओवरफ्लो हो रही है और दोनों नदी के बीच का जो इलाका है तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का इलाका वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और जो लोग हैं वो 40 से 50 हजार लोग वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। जहां जहां तटबंध टूटे वहां हालात कैसे हैं, कैसे वहां के लोग जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कितनी मदद मिल रही है, उनका हाल कैसा है, वो सुनिए। तब आपको एहसास होगा कि सैलाब जब आता है तब कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबतें लेकर आता है। राप्ती नदी का पानी सिद्धार्थनगर जिले के 5 तहसील में तांडव मचा रखा है। मैं इस वक्त बांसी तहसील में हूं और मेरे पीछे का जो इलाका है वहां पे अगर वाटर लेवल की बात करें तो यहां से कम 2-3 फुट ज्यादा है। सिर्फ इस दीवार की वजह से पानी बहुत कम और रिस्क आ रहा है और उसके बाद भी पानी किस रफ्तार में इस घर में एंटर कर रहा है वो आप देखिए। यहां से घर वालों ने पहले बहुत कोशिश की थी कि यहां पे बांध बना के किसी भी तरह से पानी को रोका जाए, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही और ये पानी यहां से होते हुए घर को क्रॉस करते हुए 10 रूम का ये घर है और हर रूम में इसी तरह से पानी है। परिवार के जो लोग हैं किसी तरह से जो सामान है उसको ऊपर रख के बेड पे रख के किसी तरह से काम चला रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम है आपका और कब से सर पानी है आपके? शत्रुघ्न मेरा नाम। 5-4 रोज से पानी है, हम लोग बहुत परेशानी में झेल रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा इतना पानी आया था क्या आपके इलाके में? नहीं, कभी नहीं आया था, लेकिन आया था इससे कम आया था। अच्छा, अगले साल आया था लेकिन इससे कम था। इस साल बहुत ज्यादा परेशान। पूरे घर में पानी है, सामान कैसे बचा रखा? सामान आधे भीज गए, आधे सब बचे हैं। हाँ, सब खाने के लिए परेशान है। आप सब देख ही नहीं रहे, हम लोग बहुत परेशान। खाना पीना कैसे बना पाते हैं? कहाँ इसमें कहाँ खाना पानी बन रहा है, इधर उधर कहीं ऊँच पाए बना खा लिए नहीं पड़े हैं सब। अच्छा, और के प्रशासन की तरफ से कोई मदद आप लोगों को मिल पा रही है? कुछ नहीं, क्या मिले, सब ऐसे बैठे हैं। अच्छा, खाने पीने का सामान फिर कहाँ से लाते हैं? अब इधर उधर से जा करके गांव से इधर उधर चौराहे से हेर ओर के आलू उलू सब ले आते हैं, चावल और बना लेते हैं। गांव में कितने ऐसे परिवार हैं, कितने घर हैं जो? कम से कम 75%। हाँ, कम से कम आप देख लीजिए 75% हैं। 20 से ज्यादा जिलों के 1500 गांव में हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। सरकारी मदद मिल रही है लेकिन इस सैलाबी सुरसा के आगे मदद बहुत छोटी दिख रही है, इसलिए सवाल भी हैं और नाराजगी भी। इस घर से आप क्रॉस कीजिए, घर में 1 इंच ऐसी जगह नहीं है जहां पे पानी ना हो। जो सामान घर में है वो किसी तरह से सोफे पे, बेड पे किसी तरह से रख के उसको बचाने की कोशिश की गई है जिससे सुरक्षित रह पाए। 10 तारीख के बाद से ही ये हाल है इस इलाके में और खासकर पिछले 4-5 दिनों से अगर घर में कहीं तो इसी तरह का पानी है और ये बहता हुआ पानी है। हमारे पीछे से ये पानी आ रहा है और आगे क्रॉस करके जो स्टेट हाईवे है उसको क्रॉस कर रहा है। यानी इस पूरे इलाके में जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग बिल्कुल परेशान है। ये देखिए, ये कोशिश होती है लोगों की जब घर में पानी घुस गया तो किसी तरह से जो सामान है उसको संभाल के रखें, खाना पीना बनाएं और टेम्परेरी किचन बनाना पड़ा है। ये देखिए यहाँ पे
नीचे बहुत ज्यादा पानी है, लिहाजा कोशिश ये है कि किसी भी तरह से बेड पे चूल्हा रख के और वहां खाना बनता है, उसके बाद खाते हैं। ये तो आपने घर के अंदर का हाल देखा। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये पानी जो आ रहा है उसका असर क्या हो रहा है आसपास के इलाकों में। मेन रोड पे आप आइए और यहाँ देखिए, ये मेन सड़क है और मेन सड़क पे ऐसा लग रहा है कि ये नदी है। जहां तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। प्रशासन के द्वारा सिर्फ ये किया गया है कि गाड़ियों को आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, ये रास्ता बंद कर दिया गया है। सिर्फ 2 व्हीलर वाले जो हैं आसपास के लोग वो यहां से कम्यूट कर रहे हैं। अक्टूबर में सैलाब के हाहाकार की वजह क्या है, कैसे सैलाब ने जीना मुहाल कर दिया है, वो बताएंगे। लेकिन पहले लेकर आपको बासी तहसील के मंझौन खुर्द गांव चलते हैं। यहाँ बूढ़ी राप्ती का पानी एक साथ मिल गया और क्या हुआ ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। मैं इस वक्त बासी तहसील के मंझौन खुर्द गांव में हूं और इस गांव में राप्ती नदी का पानी किस हिसाब से पहुंचा है ये देखिए। पूरे गांव में 2 फुट से अधिक पानी है, लोगों के घरों में पानी है। पिछले 4 दिन से ये हाल है। जो लोग इस गांव में रहते हैं उनके लिए अब एक ही ऑप्शन बचा है कि वो छत पे जाएं, वहां पे खाना बनाएं और वहीं पे खाना खाएं। और ये पानी कब कम होगा ये भी नहीं बताया जा रहा है। लगातार ये पानी बढ़ते जा रहा है और यहाँ तक कि ये जो पानी आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि कोई तटबंध टूटा है यहाँ पे, बल्कि ओवरफ्लो होके आ रहा है। राप्ती नदी में इतना पानी कभी नहीं आया था और जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि पिछले कई सालों में इन्होंने नहीं देखा था। कब से है आपके घर में पानी, कितना पानी, कैसे सामान बचा रहे हैं आप? ये तो 4 दिन से पानी है यहाँ पे। हम लोग सब ढो को ऊपर सब सामान ऊपर लेके गए हैं। अब वहीं पे वही बचा कि उपाय साधन है कि छत पे रहने। छत पे रहने। अच्छा, कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल रही है? कुछ नहीं, सब शासन प्रशासन आराम से सो रहे हैं। अच्छा, इसमें पानी, पीने की पानी की सबसे बड़ी समस्या होती है बाढ़ के दिनों में, तो उसका क्या इंतजाम करते हैं? यही बाढ़ वाला पानी गर्मा के हम लोग पीते हैं। यही पानी गर्म करके पीते हैं? अच्छा, और ये बताइए कि गांव में कितनी आबादी कितनी है, कितने लोग हैं, कितने घरों में पानी है इस वक्त? यहाँ के लगभग 99% बाढ़ है। 2-4 घर बच्चों के बीच वाले, बाकी 99% घर में पानी है। इतना पानी कभी राप्ती नदी में देखा था आप लोगों ने? नहीं, कभी नहीं। लगभग 40 साल की उम्र में कभी नहीं। बांध वाली भी बढ़िया इतनी तीन नहीं थी। मंझौन खुर्द में कहर राप्ती और बूढ़ी राप्ती के पानी के मिल जाने के बाद ही बरपा। भास्कर मिश्रा सिद्धार्थ नगर में जिस इलाके में गए उधर हजार सवाल खड़े मिले। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप बासी तहसील में पहुंचे तो ऐसा लगेगा कि राप्ती नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है। ये एक गांव है और गांव से ऐसा लग रहा है कि नदी बह रही है और बहुत तेज रफ्तार में, और पिछले 4 दिनों से पानी इसी कदर इस इलाके से बह रही है। और जो आसपास के लोग हैं वो पूरी तरह से उनका घर, मकान, दुकान, सामान सब पानी में समा गया है। स्थानीय लोग किस परेशानी का सामना कर रहे हैं और कैसे वक्त गुजर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? बद्री प्रसाद चौरसिया सर। चौरसिया साहब, ये बताइए पानी तो बहुत ज्यादा है घर के बाहर, कैसे आप लोग गुजारा चल रहा है? गुजारा छत का सहारा ले रहे हैं। छत पे जो बने हैं मकान वगैरह उसी में रहकर नीचे का सामान सब ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं। हाँ। उसी से काम चल रहा है सब। तो कोई मदद मिल रही है आप लोगों को? अभी तक तो कोई मदद नहीं मिला है। हाँ। बस पीछे एक बांध है वो मतलब खराब स्थिति में, उसी का मरम्मत कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, ये क्या बनाया है आप लोगों ने? क्या पानी रोकने की कोशिश की? जिस तरह से पानी का स्तर बढ़ रहा है उस हिसाब से हम लोग अपना इसको ईट और सीमेंट से इसको कर रहे हैं जी, ताकि पानी कम जाए। लेकिन फिर भी पानी इसके अंदर जा रहा है सर। देखिए धीरे धीरे पानी इसके अंदर जा रहा है। इसके बाद भी आपके घर में पानी गया है? पानी पूरा घर के अंदर भरा हुआ है। देख लीजिए सर, अंदर आओ, पीछे से वो आप देख सकते हैं बाहर पीछे निकल रहा पानी सब, अंदर से भी बाहर। पूरे घर में पानी फैला हुआ। मैडम ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है? घर में बच्चे भी हैं? बहुत परेशानी हो रही है सर। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। मेरा तबीयत खराब है। कल अभी हम पानी में हल्के घुस के तब गए हैं दवा लेने के लिए, फिर रास्ता बंद हो गया। फिर वहाँ से हम लोग पानी में हल्के पैदल आए हैं। 4 दिन से कमरे में पड़े थे। मेरे ससुर जी का भी तबीयत खराब है कहीं। हाँ जी सर,
अच्छा ये बताइए कि खाना पीना कैसे बनता है, घर में तो पानी भरा हुआ है। अब बहुत दिक्कत से बनता है सर, कहीं कोई निकलने की जगह नहीं है। एक गाय रखे हैं हम लोग, वहाँ भी परेशानी हो रही है उसको खाने पीने की। राप्ती नदी है, वहाँ से टॉप लेवल पे बह रही है, तो वो भी यहाँ से ढलान पे है। तो एक सुकून की बात है कि अब थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिल रहा है। जी जी। क्या सबसे बड़ी एक परेशानी होती है जो बाढ़ में फंसे हुए लोग, खाने पीने की, प्रशासन के द्वारा क्या उसका इंतजाम किया जा रहा है? साफ पानी लोगों को कैसे मिले, ये एक बड़ी जरूरत होती है। जी जी, हमारे साथ मेडिकल की टीम है, उसमें क्लोरीन के गोली लिए हुए हैं और भी जितने तमाम मेडिकल आवश्यकताएं हैं वो भी है। और एक सुबह और शाम में 2 टीमें लगी हुई हैं जो कि हर गांव में जितने प्रभावित हैं वहां खाने पीने की चीज़ें जो है उपलब्ध कराई जा रही हैं। ड्राई राशन भी हमारे पास आ गया है, लेकिन अभी इसीलिए नहीं भेजा जा रहा है ताकि अभी पानी थोड़ा ऊंचा है, भारी सामान है तो ले जाना रिस्की है, तो इसीलिए 2 दिन इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वो खत्म होता है, थोड़ा पानी डाउन होता है, हम सबको ड्राई राशन भी भिजवा देंगे। अभी जो है जितने बना हुआ भोजन सबको उपलब्ध कराया जा रहा है। अफसर पानी नीचे आने का इंतजार कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं पानी उतर रहा है, लेकिन सिद्धार्थनगर के ही जोगिया उदयपुर इलाके में 24 घंटे पहले ही पानी का लेवल बढ़ गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।